स्टूडेंट केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 84 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न हमने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया है। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने, निल्स बोर ने, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने या थॉमसन ने? स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। हमारा उत्तर होगा जे थॉमसन। जे थॉमसन 1897 में। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, एक मील में कितने मीटर होते हैं? 1.6 मीटर, 1760 मीटर, 1600 मीटर या 1000 मीटर? तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। 1.6 मीटर ये ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। तो हमारा उत्तर 1760 मीटर नहीं, 1 मील में 1760 गज होते हैं। 1 मील बराबर 1760 गज। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। 1 मील में मीटर के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारा उत्तर होगा 1600 मीटर। आंसर क्या होगा? 1600 मीटर, या 1600 मीटर को जब कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 किलोमीटर। अब हमारा तीसरा प्रश्न है स्टूडेंट, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? S = ut² + ½ at। S बराबर ut + ½ at², v बराबर u + at या v² = u² + 2as। तो s का मतलब विस्थापन है, u का मतलब प्रारंभिक वेग है, v का मतलब अंतिम वेग है, t का मतलब समय है और a का मतलब त्वरण है। तो गति का द्वितीय नियम जो है वह हमें प्रथम नियम बतलाता है v = u + at। इससे हमें गति के प्रथम समीकरण का पता चलता है v = u + at, जबकि तृतीय नियम का पता चलता है v² = u² + 2as, जबकि द्वितीय समीकरण जो है वह है s = ut + ½ at²। हमारा उत्तर होगा s बराबर, ये गति का दूसरा समीकरण है, s = s यानी विस्थापन इक्वल प्रारंभिक वेग में लगा समयांतराल प्लस ½ आधा, a का मतलब त्वरण, t² यानी समयांतराल। हमारा चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, संशोधित स्प्रीट में होती है 100% मेथेनॉल, टिंक्चर आयोडीन, मेथिलीट स्प्रीट या 95% एथेनॉल। C2H5 है इसलिए एथेनॉल। तो हमारा उत्तर होगा संशोधित स्प्रीट में स्टूडेंट जो है 95% मेथेनॉल होता है। एथेनॉल होता है, एथेनॉल। एथेनॉल का अणुसूत्र होता है C2H5OH। OH जो है हाइड्रोक्सिल समूह है, यानी एल्कोहलिक ग्रुप का क्रियाशील मूलक है। हमारा पांचवा सवाल है स्टूडेंट, इनमें से कौन सा पदार्थ जो है जल से हल्का होगा? कौन सा तत्व? इनमें से कौन सा तत्व जल से हल्का है? सोडियम, एल्युमिनियम, मैंगनीज या मैग्नीशियम? तो जल से हल्का तत्व जो है वह सोडियम है।
सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 और एटॉमिक मास यानी भार जो होता है 23 होता है। यह जल की सतह पर नाचने लगती है, यानी जल के साथ यह तेजी से अभिक्रिया करती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है, NaOH का। हमारा छठा प्रश्न है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल्स इनमें से कौन है? अल्फा कण, प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन? तो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल स्टूडेंट जो है पॉजिट्रॉन है। आंसर होगा पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एंटी पार्टिकल्स है। एंटी न्यूट्रिनो जो है न्यूट्रॉन एंटी पार्टिकल्स है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 7 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 7 है, प्रश्न संख्या 7, चारकोल का निर्माण किस विधि के द्वारा होता है? लकड़ी के जलाने से, लकड़ी के भंजक आसवन से, लकड़ी के प्रभाजी आसवन से या कोयला को जलाने से? तो स्टूडेंट चारकोल बनाने के लिए हम लकड़ी का भंजक आसवन कहते हैं, यानी लकड़ी को जब वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह चारकोल में परिवर्तित हो जाता है। हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन 2, इस ये आंसर होगा लकड़ी के भंजक आसवन के द्वारा। इसी प्रकार जब कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो भंजक आसवन के द्वारा कोयला जो है कोक में परिवर्तित हो जाता है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। निलंबन कणों का आकार होता है 10⁻² सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर के बीच, 10⁻⁻1 सेंटीमीटर से 10⁻⁻2 सेंटीमीटर के बीच, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से 10⁻⁻11 सेंटीमीटर के बीच। तो निलंबन के अणु का आकार स्टूडेंट जो होता है वह 10⁻⁻5 से 5 सेंटीमीटर से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। अब स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 9 है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? स्नेहक के रूप में, ईंधन के रूप में, मंदक के रूप में या इनमें से कोई नहीं? तो नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग स्टूडेंट जो है मंदक यानी विमंदक के रूप में किया जाता है। हमारा उत्तर होगा मंदक के रूप में। मंदक के रूप में। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 10 है, ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर सकती हैं ठोस में, द्रव में, गैस में या निर्वात में? तो जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट, ध्वनि तरंगों के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि तरंगे जो है किसी न किसी माध्यम में ही गमन कर सकती है, चाहे वह ठोस माध्यम हो, चाहे द्रव माध्यम हो या गैसीय माध्यम हो। निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं कर पाती हैं। निर्वात में हमारा उत्तर होगा निर्वात में। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। क्वांटम संख्याओं की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 4? तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं क्वांटम संख्याओं की संख्या 4 है। ये क्वांटम संख्याएं हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, द्विगिंसिक क्वांटम नंबर यानी एजमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजमुथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो क्वांटम संख्याओं की संख्या जो है 4 है। इनमें से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक है? प्रोटियम, ड्यूटोरियम, ट्राइटियम या उपयुक्त सभी? तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम यानी H11, ड्यूटेरियम यानी H12, ट्राइटियम यानी H13। ट्राइटियम का जो संकेत होता है H13 होता है,
ड्यूटेरियम का H12 होता है और प्रोटियम का H11 होता है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, यानी उपयुक्त सभी हमारा उत्तर होगा। उपयुक्त सभी हमारा उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी प्रोटियम, ड्यूटोरियम और ट्राइटियम, ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। अब हम लोग स्टूडेंट प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कहाँ से होती है? डायनेमो से, थर्मोपाइल से, नाभिकीय रिएक्टर से या सौर सेल से? तो जैसा कि स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि कृत्रिम उपग्रह को विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति जो है सौर सेल के द्वारा होती है। सौर सेल के द्वारा होती है। सौर सेल से। हमारा प्रश्न संख्या 14 है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे या प्रत्यास्थ तरंगे? तो एक्स किरणें जो स्टूडेंट है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। चुंबकीय तरंग। एक्स किरणों की खोज जो है रोंटगेन ने 1896 में की थी। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखेंगे। एक वृत्त की परिधि 4p है। यदि इसकी परिधि को 8p कर दिया जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल से कितना गुना अधिक होगा? आधा गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना? तो स्टूडेंट हम इसका पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर r एवं दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर r। एक को छोटा r मानते हैं, दूसरे को बड़ा r मानते हैं। तो पहले वृत्त की परिधि बराबर 2πr बराबर 4p। ये हमारा इक्वेशन 1 होगा। इसको देखते हैं तो r बराबर क्या हो जाएगा? 4p अपॉन 2π। 2 से 2 दूनी 4 कट गया तो क्या बचेगा? 2p अपॉन पाई। और दूसरे वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा 2πr इक्वल 8p। तो बराबर हो जाएगा, देखते हैं, r बराबर 8p अपॉन 2π। 2 चौके 8 बराबर हो जाएगा 4p बटे पाई। तो दोनों के क्षेत्रफल को देखते हैं। तो इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर
जाएगा 2p बटे पाई का स्क्वायर बराबर 4p बटे पी स्क्वायर बटे 2 दूनी 4 पाई स्क्वायर। इंटू पाई। पाई से एगो हमारा पाई कट जाएगा, बराबर होगा 4p स्क्वायर बटे पाई। पहला वृत्त का निकल गया। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर हमारा ये है, तो पाई इंटू 4p अपॉन पाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई इंटू 4 चौके 16 पी स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर। एक पाई जो है इस पाई से कट गया, तो हमारे पास बचेगा 16 पी स्क्वायर बटे पाई। अब देखते हैं, इसका आया है 4p बटे पाई और इसका 16, यानी जो क्षेत्रफल है वह 4 गुना बढ़ जाएगा। हमारा उत्तर होगा 4 गुना। स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 84 में 15 नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल KJ नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें।